विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को पद्य नंबर 4 जयशंकर प्रसाद की कविता के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बताता हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण वे 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से जयशंकर प्रसाद प्रमुख थे। जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में हुआ। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्यिक जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। इसके बाद अब जो पाठ उन्होंने लिखा है उसके बारे में। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमत के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। इस प्रकार से विद्यार्थियों, अब कवि का जीवन परिचय पूरा हुआ। उसके बाद अब पाठ का नाम है आत्मकथ्य। इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सुनिए। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखा कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कहीं किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम भी खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की,
अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृत पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कथा कंथा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों को सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। विद्यार्थियों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। पीछे कुछ शब्द संपदा में दिए गए हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। जैसे मुरझाकर, कुम्हिलाकर, घनी घनी अधिक मात्रा में, गंभीर गहरा, उपहास मजाक उड़ाना, बीती गुजरना, रीति खाली इम्पटी जिसको बोलते हैं, विडंबना दुर्भाग्य, उज्ज्वल निर्मल, गाथा कहानी, आलिंगन गले मिलना या गले लगना, मतवाली मदमस्त, छाया छवि, पथिक राही, सीवन सिलाई, उधेड़कर उखाड़ना या उधेड़ना अलग करना, भोली सीधी साधी, मौन चुप शांत, व्यथा दर्द। आपका शब्दार्थ पूरा हुआ। जो सब संपदा पीछे दिए गए हैं उसको नोट कर लें। विद्यार्थियों, आपको पहले बताया था कि छायावाद क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। छायावाद अर्थात कवि छाया के माध्यम से उसमें उस छाया में या उस प्रतिबिंब में सजीव या जीवन पहनाने का प्रयास करता है। इस तरह की कविता जो है छायावाद के नाम से जानी जाती है। अब व्याख्या करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जब कवि को पता चला कि उसे आत्मकथा लिखनी है तो उसका मन रूपी भंवरा गुंजार करने लगता है और न जाने कौन सी अपनी कहानी कह रहा है। जिस प्रकार भंवरा फूलों का रसास्वादन करने के लिए फूलों के आसपास मंडराता रहता है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि एक समय था सब ठीक था। जैसे वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली, वृक्ष फूलों से परिपूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद आता है पतझड़ ऋतु, उसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। कवि का वसंत से सुख और पतझड़ से दुख का तात्पर्य है। दूसरा, कवि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास।
कवि कह रहे हैं कि इस अनंत साहित्य रूपी आकाश अनेक लोगों के जीवन इतिहास से भरे पड़े हैं और इस धरती पर अनेक ऐसे लोग हैं जो उन साहित्यकारों का इतिहास पढ़कर उनकी कमियों का मजाक या उपहास उड़ाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इतना सब जानने सुनने के बाद भी यदि आप कहते हैं मैं अपनी दुर्बलता जो हम पर बीती है उस दुर्बलता को लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, उस दुर्बलता को सुनकर क्या तुम्हें सुख मिलेगा? क्या यह देखकर दुख मिलेगा कि मेरे जीवन रूपी गागर में कुछ नहीं है? मित्र, इन सब को बर्दाश्त कर पाओगे? किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि अपने दोस्त से कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखी और उसमें कुछ ऐसा लिख दिया जिसे तुम समझो कि मेरे जीवन में जो सुख था उस सुख को हरने वाले या प्राप्त करने वाले आप ही हो। मेरा सुख लेकर तुम अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हो, अपना भरण पोषण कर रहे हो। यह विडंबना अरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यह दुर्भाग्य होगा कि मैं आत्मकथा लिखकर सरल स्वभाव का दूसरों से मजाक उड़वाऊं। लोग यही कहेंगे कि वे बहुत बुद्धू थे। मेरे से जो गलती हुई या दूसरों ने जो मुझे धोखा दिया है उस मैं दूसरों को नहीं दिखाऊंगा। मित्र, मैं आपकी हंसी नहीं उड़वाऊंगा। इस प्रकार मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा। इससे अपनी सब बातें लिखी जाती हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। तो मित्र कहते हैं कि अपने सुख के बारे में तो बताओ। तो कवि कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी प्रेयसी के साथ चांदनी रात की एकांत में जो सुख दुख की बातें की थी वह मेरी और मेरी पत्नी की व्यक्तिगत है, उसे मैं लोगों से नहीं बता सकता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। फिर वे कहते हैं कि वह सुख जिसका मैं सपना देखते देखते जाग गया, वह सुख तो नहीं मिला। वह सुख मेरी बाहों में आते आते ठीक उसी प्रकार से भाग गया जैसे कोई नटखट बच्चा पास में आकर शैतानी या शरारत करके धोखा दे करके भाग जाता है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। फिर वे अपने पत्नी की सुंदरता के बारे में कहते हैं कि मेरी पत्नी के कपोल इतने सुंदर थे जैसे सुबह के समय
सूर्य की किरणों से वातावरण लाल हो जाता है, अर्थात प्रेम भरी प्रातःकालीन सुंदरता को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है उसमें लाल गालों की सुंदर छाया उनकी पत्नी से ही लिया गया है। अर्थात सुबह का सूर्योदय का समय जो होता है, जो वातावरण लाल हो जाता है, तो उस लालिमा की तुलना कवि जो है अपनी पत्नी के कपोलों से किया है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, सावन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। कवि अपने जीवन रूपी रास्ते पर थक गए हैं, अपने प्रेयसी की स्मृति मतलब याद के सहारे वे जीवन रूपी रास्ते को काट रहे हैं। कवि कहते हैं कि जीवन रूपी गोदड़ी में अनेक अच्छाइयाँ बुराइयाँ पड़ी हैं, जैसे कि गोदड़ी में अनेक प्रकार के कपड़े भर करके गोदड़ी की सिलाई की जाती है। उस जीवन रूपी गोदड़ी की सिलाई को तोड़कर जीवन की वास्तविकता को आप देखना चाहते हैं। कवि यहाँ अपने जीवन की तुलना गुदड़ी से करता है। जिस तरह से गुदड़ी के अंदर विभिन्न प्रकार के कपड़े, गंदे साफ सब कपड़े भर करके उसकी रचना की जाती है, उसी तरह से मेरे जीवन में सुख दुख आए हुए हैं, क्या तुम उस सुख दुख को देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत छोटा है, उसकी बड़ी कहानी मैं कैसे लिख सकता हूँ। क्या यह अच्छा न होगा कि दूसरों की कहानी सुनकर मैं मौन रहूं, अर्थात चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे ये मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मनोव्यथा। कवि कह रहे हैं कि मेरी भोली भाली आत्मकथा सुनकर तुम्हारा क्या भला होने वाला है, तुम्हारा क्या फ़ायदा होने वाला है। मेरी आत्मकथा बहुत सरल है, उसमें किसी को प्रेरणा नहीं मिल सकती। वे कहते हैं कि उसकी अभी आत्मकथा लिखने का उपयुक्त समय नहीं है। मेरे जीवन में बहुत दुख था, अर्थात मेरा जीवन बहुत दुखमय बीत रहा था। आत्मकथा लिखकर उस दुख को और नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए कवि कहते हैं कि आत्मकथा लिखने का समय नहीं है, अर्थात मैं आत्मकथा नहीं लिखूँगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों, अब आपका पाठ ये पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर आप लोग लिखते रहिएगा। शब्द संपदा पीछे है, उसको भी लिख लीजिए। कुछ शब्दार्थ मैं बताया हूँ उसको भी लिख लीजिएगा। इन्हीं के साथ धन्यवाद।